हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लॉकचेन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। सबसे पहले तो वो लोग जो लोग ब्लॉकचेन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनको ये नहीं पता कि ब्लॉकचेन किस चिड़िया का नाम है। और दूसरे वो लोग जो ब्लॉकचेन के बारे में सुने हैं, रिसर्च भी किया है यूट्यूब, गूगल और सारी जगह, बट ये कॉन्सेप्ट उन लोग को बहुत कंफ्यूजिंग लगा। तो उन सारे लोग के लिए मैंने इस ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट को जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से और जितना हो सके उतनी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि जैसे ब्लॉकचेन का हर ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, वैसे ही इस वीडियो के भी हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन से सब टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। मतलब कि आज के जो भी सिस्टम हैं जो कि ब्लॉकचेन प्रॉमिस करता है कि उनको इम्प्रूव करेगा, उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग को क्यों जरूरत है ब्लॉकचेन की, व्हाट इज द नीड ऑफ अ ब्लॉकचेन। उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन एंड हाउ इट वर्क्स। और इसी में हम लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी देखेंगे, जैसे कि माइनर्स क्या होते हैं, माइनर्स क्या काम करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर जो कि हार्ट होता है ब्लॉकचेन का, वो क्या होता है, और प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, ये सब चीजें क्या होती हैं। और एक क्वेश्चन जो कि मैं आजकल बहुत सुन रहा हूँ कि ब्लॉकचेन तो अच्छी चीज है बट क्रिप्टो करेंसी इज इविल। तो क्या एक ब्लॉकचेन बिना क्रिप्टो करेंसी के एग्जिस्ट कर सकती है? इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा, तो बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकचेन का जो हमें फर्स्ट एग्जांपल दिख रहा है वो इसी पे हो रहा है। तो मान लो एक पर्सन वन है, उसको पर्सन टू को कुछ पैसे भेजने हैं। मान लो पर्सन वन है दिल्ली में और पर्सन टू है लंदन में, न्यूयॉर्क में, कहीं भी, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा? अगर हम लोग नॉर्मल बैंक सिस्टम की बात करें तो पर्सन वन अपने बैंक में जाएगा या फिर अपने बैंक से वो कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि मुझे एक स्पेसिफिक बैंक अकाउंट में इतने पैसे भेजने हैं। तो ये बैंक क्या करेगा, पर्सन वन का बैंक, वो इस पर्सन वन के लेजर में या फिर पर्सन वन के डेटाबेस में ये मेंशन कर देगा कि इस बंदे ने आज की तारीख में इतने पैसे इस बंदे को भेजे हैं। तो ये यहाँ से इसको माइनस कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, अब ये बैंक फिजिकल मनी जाके थोड़ी ना वहां पे देगा, वो यहाँ पे लेजर में मेंशन कर देगा कि यहाँ से पैसे भेज दिए गए हैं। फिर ये इस बैंक से कांटेक्ट करेगा कि भाई आपके एक अकाउंट होल्डर के लिए पैसे आए हैं इस अकाउंट नंबर से। तो फिर ये बैंक यहाँ पे लेजर मेंटेन करेगा और लिख देगा प्लस जितना भी पैसा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है। अब मुझे पता है कुछ लोग जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं वो लोग यहाँ पे फ्रीक आउट कर रहे होंगे कि ये कितने सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया। तो मेरा एम यही है कि मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से समझाऊं, ज्यादा डिटेल में ना जाऊं। और फील फ्री टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, वहां पे आप लिख सकते हो अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में सही गलत लगे तो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो भाई, बैंक को मैं मानता हूँ कि बैंक बहुत सिक्योर है, ठीक है। उसकी मल्टी लेवल सिक्योरिटी है, उसका डेटाबेस बहुत सिक्योर है, बट स्टिल ये एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। मतलब कि इसके पास सेंट्रलाइज लेजर है या फिर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है। मतलब इसमें अगर कोई भी बग आ जाए, कोई भी ह्यूमन मिस्टेक हो जाए, तो हैकर इसका आसानी से फायदा उठा सकता है। तो पहली और सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है ब्लॉकचेन की, वो इसलिए है ताकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। दूसरे और तीसरे को मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से समझाता हूँ। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। मुझे यूट्यूब से पैसा मिलता है और वो मुझे इंडिया में वायर ट्रांसफर के थ्रू मिलता है, ठीक है। वो सिंगापुर से आता है और मुझे वायर ट्रांसफर के थ्रू मेरे बैंक अकाउंट में मिलता है। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, पहले तो ट्रांजैक्शन फीस और दूसरा है टाइम। इन दोनों चीजों को देखते हैं। पहले तो जो पैसा मेरा होता है वो पूरा पैसा नहीं आता है, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन फीस कटती है। और दूसरी चीज, जैसे मेरा पैसा हर मंथ की
21 तारीख को उनके बैंक से निकल जाता है, बट मेरे अकाउंट में पहुंचने में उसको मिनिमम 6 से 7 दिन लगते हैं। और ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि 14 से 15 दिन भी लगे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स को ब्लॉकचेन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अब ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बैंकिंग सिस्टम एकदम ऑब्सलीट हो जाएगा। इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को ऑब्सलीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। भाई हम लोग पेपर मनी से अभी तक प्लास्टिक मनी में नहीं आ पाए हैं पूरी तरीके से। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्लास्टिक मनी से हम लोग डिजिटल मनी में आ जाएंगे, तो बहुत वक्त लगेगा। बैंकों को ये बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए कि बैंक एकदम ऑब्सलीट हो जाएंगे। ये कोई थ्रेट नहीं है, ये रुपीज डॉलर्स या ये किसी को थ्रेट नहीं दे रहा है। बैंक्स को हमेशा बिटकॉइन को, सारी क्रिप्टो करेंसी को नॉट एज अ पेमेंट मेथड बट मोर ऑफ अ एसेट सोचना चाहिए, जैसे हमारा गोल्ड है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। तो मान लो सेम वही एग्जांपल, पर्सन वन है, पर्सन वन को पर्सन टू को पैसे भेजने हैं, ठीक है। पर्सन वन न्यू दिल्ली में है, पर्सन टू मान लो न्यूयॉर्क कहीं भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पर्सन वन के पास एक वॉलेट होगा, ठीक है। वॉलेट में उसकी सारी क्रिप्टो करेंसीज होंगी और उसके साथ उसके पास दो चीजें होंगी। पहला तो पब्लिक की और दूसरा प्राइवेट की। पब्लिक की एक तरीके से इसका वॉलेट का एड्रेस होगा, जैसे आपकी ईमेल आईडी होती है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है, वैसे ही आपका पब्लिक की होगा। अगर इसको पैसे भेजने हैं या फिर पैसे रिसीव कर, सॉरी, क्रिप्टो करेंसी अगर उसको भेजनी है या फिर उसको रिसीव करनी है, तो उसको अपना पब्लिक एड्रेस देना पड़ेगा या फिर पब्लिक की देनी पड़ेगी। और दूसरी चीज होती है प्राइवेट की। ये सिक्योर्ड होती है, ये पर्सन वन को सिक्योर्ड अपने पास कहीं रखना पड़ेगा। ये जैसे कि मान लो आपका एटीएम का पिन या फिर आपका पासवर्ड, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इस टाइम जब हम लोग वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम इस वर्ल्ड में हजारों लोग या फिर तो बिटकॉइन खरीद रहे होंगे या फिर तो बिटकॉइन बेच रहे होंगे या फिर तो वो लोग एक दूसरे को भेज रहे होंगे। मैं यहाँ पे बिटकॉइन का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि वो सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो होता क्या है, कई ट्रांजैक्शंस को मिला के एक बंडल बनाया जाता है, ए बंडल ऑफ ट्रांजैक्शन और ए लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। और ये लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस माइनर्स को दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पहला कीवर्ड आ गया माइनर्स। अब माइनर्स क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेन ले लूं। हाँ, तो माइनर्स क्या करते हैं, माइनर्स एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो सबसे पहले उस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर लेगा, वही बंदा इन सारे ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करेगा। मान लो जैसे ये बीच वाला बंदा हमारा जो है, इसने सबसे पहले उस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व किया, तो अब ये जो है, ये इन सारे ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा और एक ब्लॉक बनाएगा। अच्छा, इस टाइम अभी ब्लॉक को भूल जाओ, ब्लॉक को मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा डिस्कस। अभी बस ये जान लो कि लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस थे, वो हम लोग के माइनर्स को मिले, इस ब्लॉकचेन के नोड्स को मिले, इस ब्लॉकचेन के मेंबर्स को मिले, और उसमें से जिसने सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, वही उन ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट किया या उनको वैलिडेट किया, और उसके बदले इस बंदे को कुछ रिवॉर्ड मिला या इस बंदी को कुछ रिवॉर्ड मिला। जब बिटकॉइन शुरू हुआ था तब शायद 50 बिटकॉइन एक एक ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने में मिलते थे, बट अब शायद 12 या समथिंग ऐसे हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। उसके बाद क्या होगा, जब इसने वैलिडेट कर लिया तो जितने मेंबर्स हैं वो फिर इस वैलिडेशन को चेक करेंगे कि इसने सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हमारे मेन पॉइंट को, जो कि है ब्लॉक्स और ब्लॉकचेन। तो सबसे पहले तो हम लोग ब्लॉक को जानते हैं, ये है हमारा ब्लॉक। ब्लॉक के तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं। पहला तो डेटा, मतलब ट्रांजैक्शन कब हुआ, ट्रांजैक्शन किसने किया, ट्रांजैक्शन किसको किया, ट्रांजैक्शन कितना किया और ट्रांजैक्शन किसका किया, मतलब कि उसने कौन सी क्रिप्टो करेंसी भेजी, कितनी भेजी, किसको भेजी और किसने भेजी, ठीक है। ये सारा चीजें आ जाती हैं इस डेटा सेक्शन में। जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है हैश। अब हैश क्या होता है, सारी ब्लॉकचेन एक इंक्रिप्शन
एल्गोरिदम को यूज करती हैं। मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है, छोड़ो। एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज करती हैं। बिटकॉइन शायद SHA-256 यूज करता है, इथेरियम कोई और यूज करता है, कार्डानो कोई और यूज करता है। तो वो लोग एक स्पेसिफिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करते हैं जिससे कि इस डेटा के अकॉर्डिंग एक हैश क्रिएट होता है, एक साइफर टेक्स्ट क्रिएट होता है, एक साइफर स्ट्रिंग क्रिएट होती है जो कि एक स्पेसिफिक लेंथ की होती है। मान लो 16 डिजिट की है, ठीक है, मान लो 16 डिजिट की है। तो अब चाहे यहाँ पे जितने ट्रांजैक्शन हो, चाहे ट्रांजैक्शन की जितनी वैल्यू है, वो 16 के 16 ही होंगे, ताकि कोई भी हैकर अगर इस हैश को देखे तो वो बिल्कुल पता ना लगा पाए कि कितने ट्रांजैक्शन हुए, क्या ट्रांजैक्शन हुए, छोटा बड़ा वैल्यू क्या थी ट्रांजैक्शन की, उसको कुछ नहीं पता चलेगा। अगर आप थोड़ा सा भी डेटा को चेंज करते हैं, 0.001 वैल्यू भी अगर आप चेंज करोगे तो हैश पूरा चेंज हो जाएगा। और जो तीसरा एलिमेंट है वही हमारे इस वर्ड को जस्टिफाई करता है, ब्लॉक चेन। हम लोग ने ब्लॉक तो देख लिया कि ब्लॉक किन चीजों से बनता है, बट ये चेन कैसे बनती है ये इस थर्ड एलिमेंट से हम लोग को पता चलेगा। तो मान लो ये हमारा ये ब्लॉक है, इसमें डेटा आ गया कुछ, उस डेटा के हिसाब से हैश बन गया, ठीक है, उस डेटा के हिसाब से हैश बन गया। अब जो तीसरी वैल्यू है वो है हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, मतलब इसका जो डेटा के हिसाब से हैश बना था वो इसकी तीसरी वैल्यू है। तो अब आप समझ गए कि कैसे ये सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसीलिए इसको चेन ऑफ ब्लॉक्स बोलते हैं या फिर इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। अब मान लो कोई भी हैकर को इस ब्लॉक में इसको कुछ डेटा को चेंज करना है, तो भाई डेटा चेंज होगा तो हैश भी चेंज हो जाएगा। ये हैश चेंज हुआ तो इसका प्रीवियस हैश और ये हैश तो मैच नहीं हुआ, तो इसको इसको भी चेंज करना पड़ेगा, फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको फिर पूरी चेन को जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें इसको सबको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है मगर ये इम्पॉसिबल नहीं है। यहीं पे आता है हमारा ब्लॉकचेन का हार्ट, जो कि है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। यहाँ पे अगर बस एक चेन होती तब तो हैकर आराम से चेंज कर लेता भाई, मगर ये जो लेजर है ये सबके पास है, तो सबके पास चेंज करना एक हद तक इम्पॉसिबल ही है। मगर मान लो कि किसी का सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि वो सबका चेंज कर सके। तो मैंने इस वाली स्लाइड में मैंने एक टर्म आपको बताया था, प्रूफ ऑफ वर्क, POF जिसको बोलते हैं। तो प्रूफ ऑफ वर्क जीतने वाले माइनर को रिवॉर्ड तो देता ही है, उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन तो देता ही है। इसका एक और एस्पेक्ट है जो कि DOS अटैक को होने से बचाता है। तो प्रूफ ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग एक ब्लॉक जब क्रिएट होगा उसके बाद आपको 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा दूसरे ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए। तो भाई मान लो अगर सिस्टम आपका जितना ही स्ट्रांग हो बट दूसरा ब्लॉक तो 10 मिनट के पहले हो ही नहीं पाएगा एग्जीक्यूट, तो कहाँ से आप DOS अटैक करोगे। तो इस वजह से ये ब्लॉकचेन हम लोग के सिक्योरिटी का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अब चलते हैं हम लोग अपने फाइनल क्वेश्चन पे, जो कि था कैन ब्लॉकचेन एग्जिस्ट विदाउट क्रिप्टो करेंसी। तो मैं इस क्वेश्चन को दो भाग में बांटूंगा, पहला तो थ्योरी पार्ट और दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट। तो थ्योरी में ब्लॉकचेन एग्जिस्ट कर सकता है बिना क्रिप्टो करेंसी के, ये थ्योरी पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकचेन को जरूरत नहीं है क्रिप्टो करेंसी की, बट क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन की जरूरत है। अब इसको थोड़ा एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ब्लॉकचेन हमारा इंटरनेट है बट क्रिप्टो करेंसी हमारी फेसबुक है। इंटरनेट बिना फेसबुक के एग्जिस्ट कर सकता है बट फेसबुक बिना इंटरनेट के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से थ्योरी में ब्लॉकचेन कैन एग्जिस्ट विदाउट क्रिप्टो करेंसी। बट अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की। तो हम लोग चलते हैं अपने ब्लॉकचेन के फिगर में। तो जो ब्लॉकचेन का हार्ट है वो है हमारे माइनर्स। ये जो माइनर्स हैं हमारे, ये हमारे ब्लॉकचेन के हार्ट हैं। और ये क्या करते हैं, ये ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये पहले तो महंगे महंगे PC लेते हैं। माइनिंग कई तरीके से हो सकती है, आप
जीपीयू माइनिंग कर सकते हो, आप सीपीयू माइनिंग कर सकते हो। इसके अलग-अलग सिस्टम होते हैं भाई, डेढ़-डेढ़ लाख के होते हैं सिस्टम, बहुत महँगे-महँगे होते हैं। एक जीपीयू आरटीएक्स 390 की कीमत शायद 1,60,000 या समथिंग ऐसे है, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता। तो वो लोग पहले तो महँगा सिस्टम खरीदते हैं, उसके बाद फिर वो लोग पावर लगाते हैं, बिजली का बिल भरते हैं। तो भाई अगर इनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, अगर जो ट्रांज़ैक्शन को एग्ज़ीक्यूट कर रहा है, जो ये सारा पैसा खर्च कर रहा है, उसको अगर रिवॉर्ड में क्रिप्टो करेंसी नहीं मिल रही है, तो वो क्यों करेगा? और अब मुझे पता है कि बहुत लोग ये बोल रहे होंगे कि सरकार सब्सिडी दे सकती है, सरकार ये कर सकती है, सेंटर्स बना सकती है, ये वो, बट ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी अथॉरिटी सब्सिडाइज़ कर रही है, खुद से चीज़ों को प्रोवाइड कर रही है, तब तो ये सेंट्रलाइज़्ड हो गया ना। तब तो ये एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम रहा ही नहीं। जो हार्ट है ब्लॉकचेन का, जो मेन कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन का कि ये डिसेंट्रलाइज़्ड है, अगर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन अगर कंट्रोल कर रही है माइनिंग को, तब तो वो पूरे ब्लॉकचेन को कंट्रोल कर रही है। इसलिए प्रैक्टिकली ब्लॉकचेन बिना क्रिप्टो करेंसी के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये मेरी एक इंट्रो वीडियो थी ब्लॉकचेन में। अब जो सपोर्ट इस वीडियो में मिलेगा उसके हिसाब से मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। आगे मैं सोचा हूँ कि माइनर्स के बारे में बनाऊं कि माइनिंग किस तरीके से होती है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। फिर मैं ये बताऊं कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। ये सारी चीजें मैं सोच रहा हूँ कि आगे इस सीरीज में डिस्कस करूं, बट उसके लिए आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। ठीक है? तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।